तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो आपका जनरल जीएस है इसके लिए 50 टेस्ट और पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेशल है इसके लिए भी 50 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। और हम लोग इसमें देखें तो जो आपका पेपर 1 है इसमें ऑलरेडी पहला जो टेस्ट है वो 4 भाग में, दूसरा टेस्ट ये भी 4 भाग में अपलोड हो चुका है। इसी सीरीज़ में हम लोग पेपर 1 का टेस्ट नंबर जो 3 है इसको भी हम लोग 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसका पहला पार्ट आपका अपलोड हो चुका है और पहले पार्ट में हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक काल पढ़े थे और वैदिक काल में भी हम लोग केवल ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़े थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग मुस्लिम आक्रमण देख रहे थे, जिसमें हम लोग मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखे। और वहीं आधुनिक भारत में हम लोग प्लासी युद्ध जो कि आपका 1757 में होता है इसके बारे में पढ़े थे पहले पार्ट में। वहीं आज अगर हम लोग देखें जो आपका दूसरा सेकेंड पार्ट होगा इस पेपर ये टेस्ट नंबर 3 का, इसमें हम लोग भारत का भूगोल इस वाले टॉपिक को देखेंगे। और भारत का भूगोल में हम लोग भौतिक विभाजन देखेंगे, जिसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण और मध्य भारत का जितना भी पर्वत श्रेणी है और जितना भी पहाड़ियाँ हैं इन सभी को हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर समय बचा तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन वाले सेक्शन में भी चले जाएंगे, जिसमें हम लोगों को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नागरिकता, ये जो कि आपका 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ज्योग्राफी वाले सेक्शन को पढ़ लेते हैं और उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आपका आज के ये टेस्ट नंबर 3 का ये सेकेंड पार्ट में। तो ये देखिए ज्योग्राफी का सेक्शन। तो ज्योग्राफी का सेक्शन में हम लोग आज भारत का प्राकृतिक प्रदेश इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले पूरा चुंबक तत्व यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। तो बोला जाता है कि पूरा चुंबक तत्व जो है वो भू विज्ञान की एक शाखा है और इसमें चट्टानों और जो आपका अवसादी निक्षेप है इनके निर्माण काल पर संरक्षित पृथ्वी के चुंबकीय गुणों यानी कि मैग्नेटिक सिग्नेचर्स जो है इनका अध्ययन किया जाता है। और देखिए ये जो गुण हैं वो चट्टानों में अस्थायी रूप से सुरक्षित होते हैं और जिससे पृथ्वी के अतीत, चुंबकीय क्षेत्र, महाद्वीपीय गति, प्लेटों की दिशा और पृथ्वी की प्राचीन संरचना को समझा जाता है। तो हम लोग पृथ्वी के बारे में अगर हम लोग को जानकारी लेना है, या तो वो प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित हो या फिर वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित हो या फिर पृथ्वी का स्ट्रक्चर से संबंधित अगर हम लोग को कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो वो हम लोग जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, तो आपका पूरा चुंबक तत्व इससे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म सोर्सेज से ही हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लेटों की दिशा के बारे में, महाद्वीपीय गति के बारे में और आपका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसके साथ ही साथ पृथ्वी की जो है आपका प्राचीन संरचना कैसी रही है इसको भी हम लोग जो जानकारी है वो आपका पैलियोमैग्नेटिज्म इसके आधार पर हम लोग लेते हैं। इसका महत्व देख लीजिए, यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म का महत्व क्या है। तो यह पृथ्वी के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने का प्रमुख तकनीक है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है इसको हम लोग समझ पाते हैं। विभिन्न काल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में था इसका स्पष्ट प्रमाण जो है वो इसके माध्यम से हम लोगों को प्रमाण जो है वो इसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो किस दिशा में था वो हम लोग इसी से हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म से ही हम लोगों को जानकारी मिलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक हुआ करते थे, जिनको पेंजिया या फिर सुपर महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा सारे महासागर भी एक हुआ करते थे, जिनको सुपर महासागर या फिर पैंथलासा कहा जाता था। तो ये सभी आधार, ये सभी जो जानकारी मिल रहा है इनका आधार क्या है, तो वो आधार जो है वो आपका पूरा चुंबक तत्व यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म ही है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, इससे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वास्तविक भूवैज्ञानिक आधार मिलता है। यानी कि जो आपका वेगनर साहब, अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा जो 1912 ईस्वी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत दिया गया था, ये प्रिंसिपल जो दिया गया था, ये सभी सिद्धांत का हम लोगों का वास्तविक भूवैज्ञानिक आधार मिलता है पैलियोमैग्नेटिज्म से ही। चट्टानों के सापेक्ष उनकी आयु, प्लेटों की गति की दिशा और उनका जो वेग, इन सभी के बारे में अनुमान मिलता है। हम सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी जो है वो 7 बड़े बड़े प्लेट और आपका 20 से अधिक आपके छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। तो इन सभी के बारे में उनका सटीक जानकारी, उनका गति का दिशा कैसा है, उनका वेग क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी हम लोगों को पैलियोमैग्नेटिज्म से ही मिलता है। समुद्री तल के चुंबकीय धारीय स्वरूप यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेप्स का ज्ञान भी हम लोगों को पैलियोमैग्नेटिज्म से ही मिलता है।
थोड़ा सा वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का समर्थन देख लीजिए। तो बोला जाता है कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, और उस समय यह जो सिद्धांत था वो बहुत ही ज़्यादा विवादित था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। परंतु पूरा चुंबकीय जो अध्ययन है, इससे ये सिद्ध होता है कि विभिन्न महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं वो समान चुंबकीय झुकाव यानी कि इंक्लाइनेशन में मिलता है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि समान आयु की जो चट्टानें हैं, चट्टानों में चुंबकीय दिशा एक जैसी देखने को मिलती है, एक प्रमाण है ये भी। इससे साबित होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो वह महाद्वीप एक समय के साथ जुड़े हुए थे। तो हम लोग जानकारी मिलता ना कि सारे महाद्वीप जो है वो एक समय एक में जुड़े हुए थे, जिनको पेंजा कहा जा रहा है। तो ये सभी जानकारी जो है वो आपका किससे मिल रहा है? ये सभी आपका जानकारी पूरा चुंबक तत्व से ही मिल रहा है, यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म से मिल रहा है। यही अध्ययन वेगनर सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक बन गया था। ठीक है। और आप देखते होंगे कि जब हम लोग पूरा चुंबक तत्व के आधार पे हम लोग जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सिद्ध करते हैं, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही एक तरह से संशोधित रूप हम लोग को देखने को मिलता है प्लेट टेक्टोनिक वाला टॉपिक। ठीक है, आगे देखिए। भारत की प्लेट एवं गोंडवाना लैंड, इसकी चर्चा की जा रही है। तो गोंडवाना लैंड क्या है? तो प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना भूभाग में निम्न स्थल शामिल थे। देखिए, इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक समय पृथ्वी पूरा, ये ऐसा मान लीजिए पूरा पृथ्वी था। पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप है सभी महाद्वीप एक हुआ करते थे, जिनको पेंजा कहा जा रहा है। इन महाद्वीप के किनारे किनारे क्या है? महासागर है, इनको पैंथलासा कहा जा रहा है। ये जो पूरा महाद्वीप है जिसको पेंजा कहा जा रहा है, इसका भी दो भाग था। ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो ये जो गोंडवाना लैंड है ये इसी की भाग की जा रही है। और इस गोंडवाना लैंड, ये जो है प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड जो है, इस भूभाग में क्या क्या स्थल जो है वो शामिल थे? तो इसमें भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था, दक्षिण अमेरिका था, अंटार्कटिका था। ठीक है ना। और ऊपर वाले भाग में लॉरेशिया या फिर जो अंगारा लैंड वाला भाग है उसमें आपका उत्तरी अमेरिका था, यूरोप था, ये सभी ग्रीनलैंड था, ये सभी भाग उसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से है। आगे देखिए, इसके आगे की चर्चा। ये सभी विशाल महाद्वीप एक रूप में जुड़े हुए थे, अभी आपको बताया ही गया था। गोंडवाना का विखंडन, फिर हम लोग जानते हैं गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो गया था। तो मध्यजीवी कल्प यानी कि मेसोजोइक एरा में पृथ्वी के भीतर संवहनीय धाराओं का यानी कि कन्वेक्शनल करेंट, इसके कारण महाद्वीप जो है वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट जो है वो गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर दिशा में ये गति जो है वो गति करने लगता है। यानी कि ये है नीचे में आपका यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, और गोंडवाना लैंड से टूट कर ये उत्तर की दिशा में यानी कि ऊपर की ओर ये गति करने लगता है। भारतीय प्रायद्वीप है ना, भारतीय प्लेट समझिए या फिर प्रायद्वीप। आगे देख लीजिए यहाँ पे भारतीय प्लेट का उत्तर गमन और टकराव। तो बताया जाता है कि भारत जो है वो तेज गति से, यानी कि भारतीय जो प्लेट है वो तेज गति से लगभग 15 सेंटीमीटर, एक साल में 15 सेंटीमीटर जो है वो उत्तर की ओर बढ़ रहा था। आगे जाकर यह विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराता है, और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक तेथिस सागर हुआ करता था। वहाँ पे तेथिस सागर का अवसादी चट्टानें जो है दबकर वलित हो गई। देख लीजिए यहाँ से आपका ये मान लीजिए कि आपका इंडियन प्लेट है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही, ऊपर में आपका ये यूरेशियन प्लेट है, अब बीच में आपका जो है वो तेथिस सागर है। अब ये उत्तर की ओर जा रही है, और ये जाकर जब यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, यहाँ पे जब ये टकराएगी तो यहाँ पे जो अवसाद था, तेथिस सागर था, ये यहाँ पे वलित पर्वत के रूप में उठ जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी याद रखिएगा। और यही चट्टानें जो है वो मिलकर क्या बनाती है? आपका हिमालय श्रृंखला का निर्माण करती है पूरा। इसके साथ ही साथ पश्चिम एशिया की पर्वतमालाएँ भी बनाती है। तो पश्चिम एशिया में जो भी पर्वत है वो सभी बनता है इसी के कोलिजन से ही, और आपका हिमालय पर्वत ही बनता है। आगे देखिए, हिमालय के निर्माण की विशेषताएं क्या क्या है? तो बोला जाता है हिमालय जो है वो आपका युवा है, और साथ ही साथ ये आपका वलित पर्वत है, और इसमें पाए जाने वाले जो भी है यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? तो यहाँ पे अत्यंत ऊंचे ऊंचे शिखर मिलते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा हाईएस्ट पीक मिलता है, जिसकी ऊंचाई देखी जाए तो 8,848 है, अब तो 8,850 भी हो जा रहा है। यहाँ पे गहरी गहरी घाटियाँ मिलती है, गॉर्ज मिलता है बहुत ही गहरी गहरी। यहाँ पे तीव्र गति वाली जो है वो नदी मिलती है, जिनकी जो है वो गति काफ़ी ज़्यादा होती है। तराई क्षेत्र में यहाँ पे पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं देखने को तराई वाले क्षेत्र में। यहाँ की बनावट जो है वो निरंतर विवर्तनिकी सक्रियता को जो है वो दर्शाती है। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो जब हम लोग भारत का भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 तरह का, एक तो आपका उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का जो है वो आपका विशाल मैदान है। फिर आपका इधर थार मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है,
फिर नीचे में आपका तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय समूह है। इस तरह करके इसको हम लोग टोटल 6 भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण। ठीक है, आगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, इसमें हम लोग द्रोणी यानी कि बेसिन का बनना ये जानेंगे। तो बताया जाता है कि जब बीच में यूरेशियन प्लेट और इधर आपका इंडियन प्लेट दोनों टकराए तो बीच में जो आपका तैतीस सागर था वो क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया और प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी किनारा वो नीचे की ओर धंस गया। इसके अलावा इससे एक विशाल द्रोणी का निर्माण हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिन। ठीक है, इसके अलावा द्रोणी का अवसादों से भरना, जो द्रोणी जो बना विशाल गड्ढा सा बना द्रोणी, समझिए कि ये ऐसे है और ऐसे है, बीच में आपका क्या बन गया, द्रोणी बन गया, ये गहरा खाई बन गया, फिर इस खाई में आकर अवसाद जमा हो गए। ठीक है, फिर ये जो द्रोणी है, द्रोणी में अवसादों से ये भर गया। बताया जाता है कि हिमालय से आने वाली जो नदियाँ हैं उसके कारण और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों के कारण जो नदी जा रही है तो अपने साथ साथ अवसाद लेकर जाएगी और वो अवसाद जाकर वहाँ पे भर देगी द्रोणियों में। आगे देखिए, दोनों इस द्रोणी में निरंतर अवसाद जमा करती रहती है, यानी कि हिमालय से आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली जो नदी है, दोनों नदी क्या करती है, निरंतर लगातार यहाँ पे अवसाद जो है वो जमा करती रहती है। समय के साथ देखा जाए तो यह जो द्रोणी है वो भरकर विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान बन गया और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर भारत का जो है एक विशाल मैदान कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, तो ये द्रोणी आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान बन गया। तो ये आपका द्रोणी कैसे बन गया आपको समझ में आ गया। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, द्रोणी पे सबसे पहले आपका द्रोणी का निर्माण हुआ, फिर द्रोणी में अवसादों जो का भरा हुआ, इसलिए वहाँ पे मैदान बन गया। ठीक है, अब देख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। इसका विशेषता बताया जा रहा है कि भूगर्भिक रूप से देखा जाए तो ये भारत का सबसे प्राचीन भाग यही है, प्रायद्वीपीय भारत, और सबसे स्थिर भूभाग है और इसमें भूकंपीय गतिविधियाँ जो है वो एकदम ना के बराबर होती है या फिर एकदम कम होती है। मुख्य शैल की बात की जाए तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका स्वरूप कैसा है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपका कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे चौड़ी चौड़ी घाटियाँ मिलती है, ब्लॉक पर्वत मिलता है, विशाल पठार मिलता है और यहाँ पे पुराने जलोढ़ क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देख लीजिए, ये जो है वो आपका मेघालय पठार है और मेघालय जो पठार है वो एक तरह से बहिस्सारीय है यानी कि आउटलायर कैसे है, तो बोला जा रहा है कि यह भाग मूलतः भारतीय प्रायद्वीप पठार से जुड़ा हुआ है और ये मालदा गैप के कारण ये अलग दिखाई देता है। तो मान लीजिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसा ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, बीच में यहाँ पे मालदा गैप है, ये बीच में आपका मालदा गैप है। ठीक है, और मालदा गैप के बाद यहाँ पे जो है वो एक तरह से मेघालय पठार है। तो मेघालय पठार जो है वो प्रायद्वीपीय जो भारत है या फिर प्रायद्वीपीय जो पठार है इसी का ही एक ये आउटलायर है जो कि मालदा गैप से सेपरेट हो रहा है। भारत का पश्चिमी तट की बात की जाए तो भूमि के उत्थान यानी कि इमरजेंस के कारण ये पश्चिमी तट बना है और यहाँ पे धंसाव भी हुआ यानी कि सबमर्जेंस भी हुआ है, इसके कारण यहाँ पे संयुक्त प्रभाव से ये विकसित हो गया है। तो भूमि का एक तरफ उत्थान हो रहा था यानी अपलिफ्टमेंट या फिर इमरजेंस हो रहा था और एक तरफ धंसाव हो रहा था यानी कि सबमर्जेंस हो रहा था। तो इमरजेंस और आपका सबमर्जेंस इन सभी के कारण आपका भारत का जो है वो पश्चिमी तट का निर्माण हुआ। भारत का प्राकृतिक अगर प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ पे प्राकृतिक प्रदेश जो है वो आपका भारत अत्यंत भौगोलिक विविधता से भरा हुआ है और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बांटते हैं कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट 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 और जो द्वीप, इसकी बात करते हैं। तो भारत को 6 भागों में बांटा जाता है, बेसिकली 6 बोलिए, यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसी को ही तोड़ तोड़ के 6 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहले देख लीजिए भू आकृति यानी कि जियोमॉर्फोलॉजिकल आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है, वो देख लीजिए 6 आधार पे। हाँ ठीक है, ये देखिए 6 आधार दिया हुआ है। बेसिकली जो है वो आपका 4 मेन है लेकिन इसी को 4 को और 6 भागों में बांट दिया जाता है इसी को ही। कैसे कैसे है वो देख लीजिए 6 भागों में। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल जिसको बोलते हैं थार, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है आपका द्वीप समूह। ठीक है, ये 6 भागों में बांटा जाता है।
सबसे पहले देख लीजिए भारत का शैल क्रम यानी कि रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया क्या क्या है। तो भारत में आर्कियन सिस्टम की जो है चट्टानें मिलती है यानी कि आर्कियन रॉक मिलता है, और यह भारत में सबसे प्राचीन शैल समूह है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, और सॉरी पृथ्वी के अंदर, हाँ ठीक है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, और वो जब मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा, और वही जो लावा जब ठंडा होता है तो वही चट्टान बन जाता है। वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, गर्म रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वही जब बाहर निकलता है ठंडा होता है तो वही चट्टान बन जाता है। और ठंडा होने के बाद जो सबसे पहले जो चट्टान बनती है उसको हम लोग आर्कियन चट्टान कहते हैं। बाद में वही आर्कियन चट्टान से धारवाड़ चट्टान, आर्कियन चट्टानों का जब आपका अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, तो उसी से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती है। फिर धारवाड़ क्रम से चट्टान से फिर आपका रूपांतरित क्रम की चट्टान, इस तरह करके हम लोग देखते हैं। तो चट्टान बेसिकली 3 तरह का होता है, एक आपका आर्कियन चट्टान, फिर आपका रूपांतरित चट्टान, फिर एक और आपका अवसादी चट्टान। ठीक है, एक आपका आर्कियन चट्टान, एक अवसादी चट्टान, एक आपका रूपांतरित चट्टान होता है, और इसी का ही फिर आपका 2-3 भाग और किया जाता है, ठीक है ना, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। अब हम लोग आर्कियन चट्टान के बाद देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्कियन शैलों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से निर्मित होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जो है वो धात्विक खनिज मिलते हैं। इसमें मुख्य खनिज की बात की जाए तो आपका सोना मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा इत्यादि यहाँ पे मिलते हैं। तो पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और थर्ड है आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो धारवाड़ क्रम के बाद फिर अवसादी शैल बनते हैं, और वही अवसादी शैल जो है वो आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा के बाद बनते हैं विंध्यन क्रम। उसके बाद इसमें विंध्यन क्रम में क्या क्या मिलता है, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और आपका वर्ण मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो यहाँ पे ये विंध्यन के काफ़ी बाद निर्मित होती है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही आपका कोयला का भंडार देखने को मिलता है, और भारत का अधिकांश कोयला जो है वो इसी क्रिस्टल में मिलता है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और यहाँ पे देखा जाए तो कोयला का प्रकार बहुत सारा होता है। उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला झारखंड भारत में ज़्यादा मिलता है, और बिटुमिनस कोयला का एक विशेषता ये होता है कि यहाँ पे जो है इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होता है, और यह औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो आपको कोयला तो चाहिए ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो 6 आपका भूआकृतिक प्रदेश था ना, जो अलग अलग माटों में अलग अलग भागों में बांटा गया था, उसको देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर में है आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो है हिमालय, ये आपका उत्तर का हिमालय हो गया, ये आपका इधर आपका उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया ये वाला। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये हो गया पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद देख लीजिए भारतीय जो है वो आपका मरुस्थल है, और भारतीय भारतीय मरुस्थल की बात की जाए तो ये आपका 3 वाला है यहाँ पे भारतीय मरुस्थल, ये छोटा सा, ये हो गया भारतीय मरुस्थल। इसके अलावा प्रादीपीय भारत है, तो यहाँ से लेके पूरा ये पूरा जो है वो प्रादीपीय भारत है। और आपका 5वां में तटीय मैदान है, इधर आपका पश्चिम पूर्वी तट है, इधर आपका पश्चिमी तट है इधर। इसके बाद भारत का द्वीप समूह है, एक द्वीप समूह इधर है अंडमान निकोबार, और इधर आपका लक्षद्वीप है। तो ये मैप के थ्रू यहाँ पे याद रख लीजिएगा, भारत का भूआकृतिक संरचना इस तरह से है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पहला इसमें पॉइंट था, ये टॉपिक था, और पहला टॉपिक जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक क्या था आपका, तो वो था आपका, ये देख लीजिए, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो ये भारत के प्राकृतिक प्रदेश वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये एंड हो गया है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसके आगे में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके आगे में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये वाला जो ऊपर वाला है भारत उत्तर का, उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय जो है इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि भारत का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले इसका हम लोग भूमिका और सामान्य रूपरेखा देखते हैं। तो बताया जाता है कि हिमालय भारत का जो है वो उत्तरी सीमा पर ये फैला हुआ है, और ये एक विशाल भूवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका युवा है, और आपका वलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। यह श्रृंखला जो है वो पश्चिम से पूर्व तक सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इधर आपका सिंधु नदी है और इधर आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका लगभग लगभग क्या देखने को मिलता है, हिमालय मिलता है, जिसकी लंबाई देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर है, और जिसका औसत चौड़ाई देखी जाए तो इसका लगभग लगभग वो आपका 240 किलोमीटर है। यहाँ पे आपका लगभग लगभग 400 किलोमीटर, और इधर आपका लगभग लगभग 250 किलोमीटर देखने को मिलता है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और इसमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी आकर मिलती है। जैसे हम लोग LOC की बात करें, POK की बात करें, LAC की बात करें, सभी इसी में हिमालय में ही देखने को मिलता है। भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से हिमालय से संबंधित है। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा जाए तो आपका मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी, और साथ ही साथ असम और पश्चिम बंगाल जो है वो भी पहाड़ी हिस्से भी जो है वो हिमालयी परिवेश के प्रभाव में थोड़ा थोड़ा आते हैं। मतलब इन सभी राज्यों में, उत्तर के राज्यों में और उत्तर के केंद्रशासित प्रदेशों में, और वहीं पूर्व के राज्यों में भी आपका हिमालयी प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में ये सभी देखने को मिलते हैं। हिमालय का भू आयुक्रम और इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ वो देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि हिमालय का जो जो निर्माण है वो आपका इंडो ऑसियन प्लेट के उत्तर की ओर गमन और यूरेशियन प्लेट के टकराव का परिणाम है। यानी कि आपका इंडो ऑसियन, या फिर इसको बोलते हैं हमारे यूरोप, ये आपका यूरेशियन प्लेट और आपका इंडियन प्लेट, इन दोनों को टकराव से आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। यह प्लेट टेक्टोनिक टकराव इतिहास में कई युगों तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का इतिहास जब देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कई सारे प्लेटों का यहाँ पे क्या होता है, कोलाइजन होता है। कई सारे प्लेटों का जब आपका निर्माण भी होता है, विनाश भी होता है, ये सभी हम लोग प्रक्रिया देखते आते हैं। आगे देख लीजिए, और वर्तमान में भी ये सक्रिय है, ये पहले भी चलती आ रही है और ये आगे भी चलेगी और अभी भी चली रही है। यानी हिमालय अभी भी उठ रहा है धीरे धीरे। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हिमालय का जो है वो उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय को अनुदैर्ध्य वलयों तथा निर्माण की आयु के आधार पर चार जो है वो आपका मुख्य समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है, उत्तर से देखिए दक्षिण के क्रम में देखा जाए तो। अनुदैर्ध्य वलय यानी कि आपका देख लीजिए, एक है आपका यहाँ पे ट्रांस हिमालय, फिर आपका बृहद हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका है ये शिवालिक। चार तरह का ऐसा श्रेणी देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये अनुदैर्ध्य है, यानी ऊपर से नीचे तक इसको बांटा गया है, और इसका निर्माण की आयु के आधार पे ही पहले ये ट्रांस हिमालय बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, इस तरह करके। तो ए नंबर में हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो आपका क्रिटेशियस से लेकर टर्शरी काल के बीच में हुआ है, और ये सबसे प्राचीन है। और इसमें हम लोग काराकोरम, पामीर गांठ इत्यादि की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय में आपका चारों भाग है, ये आपका कौन कौन है, काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख है, और फिर आपका जास्कर है। बृहद हिमालय की बात करें, बृहद हिमालय को ही हम लोग महान हिमालय कहते हैं, और इसका जो निर्माण है वो आपका ओलिगोसीन काल में हुआ है, और ये आज से 25 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पहले की बात है। और यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत, साथ ही साथ आपका सतत और बर्फ आवृत यहाँ पे शिखर भी देखने को मिलते हैं। सी नंबर में आपका मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय की बात की जाती है, और इसका जो निर्माण है वो आपका मध्य मायोसीन काल में हुआ है, लगभग आज से 14 मिलियन वर्ष पहले। और इसकी चट्टानें जो वो आपका संकुचित है और रूपांतरित शिलाओं से ये बनी हुई है। चौथा जो है वो आपका बाह्य हिमालय, या फिर इसी को उप हिमालय या फिर इसी को शिवालिक कहते हैं, और इसका जो निर्माण काल है वो आपका प्लायोसीन काल में है, 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। और यह भारत का सबसे नवीन वलित पर्वत है, या फिर ये जो है वो आपका नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना है। और ये जो आपका शिवालिक है वो आपका नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जा रहा है ना, उन्हीं अवसादों से ये बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं असंपीड़ित अवसादों से ये बना हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। आगे देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है कि ये तो हो गया हिमालय का आपका जो है वो निर्माण, मतलब हिमालय का जो विभाजन किया हम लोग निर्माण की आयु के आधार पे, यानी कि इसका अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पे कि पहले कौन बना, बाद में कौन बना, सबसे लास्ट में कौन बना। अब हम लोग देखते हैं हिमालय को जो है ना अनुदैर्ध्य वलयों के आधार पे भी हम लोग इसको चार भागों में मारते हैं। यानी कि अनुदैर्ध्य बोले तो लॉन्गिट्यूडनल, और आपका अनुप्रस्थ बोले तो आपका जो है वो आपका अनुप्रस्थ बोले तो ट्रांसवर्स। तो अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल संरचना के आधार पे, यानी कि प्रत्येक वलयों के आधार पे कहाँ कहाँ पे वलय मिला है, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट पड़ता है, उन फॉल्ट के आधार पे देख लीजिए। ये ऐसा है, ये वाला भाग ऊपर उठ गया, ठीक है, ये भाग नीचे धंस गया, ये भाग ऊपर उठ गया, तो यहाँ पे फॉल्ट बन गया, यहाँ पे फॉल्ट बना, यहाँ पे फॉल्ट बना, यहाँ पे फॉल्ट बना, यहाँ पे फॉल्ट, यहाँ पे फॉल्ट बन गया। इसी तरह हिमालय में भी आपको लगभग लगभग कई सारे फॉल्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन है उसके आधार पे हम देखेंगे। तो प्रत्येक वलय का जो है विवरण देखिए यहाँ पे। तो बताया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय, और इसी को बोला जाता है 33 जोन। कैसे कैसे वो देख लीजिए। इसका स्थान देखिएगा तो ये सबसे उत्तर में है और ये तिब्बत की ओर है। इसका बनावट जो है वो आपका प्राचीन समुद्री तल के अवशेषों तथा कटावित शैलों के रूप में ये पाई जाने वाली परतें अक्सर मैरी और यहाँ पे जो है वो जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है ना। ये गलत है, यहाँ पे हटा दीजिए इसको। तो ट्रांस हिमालय का बनावट इतना याद रखिएगा ना कि यहाँ पे
प्राचीन समुद्री तल के अवशेष देखने को मिलते हैं और अवसाद से ही ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। प्रमुख विकृतियाँ की बात कीजिएगा तो यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा पामीर गांठ और कैलाश जैसे पवित्र पर्वत जो है वो आपका इसी में आते हैं ट्रांस हिमालय में। और इसका महत्व की बात की जाए तो यह क्षेत्र प्लेट जो है वो बाधा यानी कि सेचर जैसे कि आपका इंडस सांगपो सेचर जोन यानी कि ITSZ के निकट है, जो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच में संपर्क को दिखलाता है। यानी कि दो प्लेटों के बीच में जब कन्वर्जेंस होगा तो वहाँ पे फॉल्ट का निर्माण होगा, और इसी तरह का फॉल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय में देखिएगा ITSZ यानी कि इंडो सांगपो सेचर जोन, इसी तरह तो फॉल्ट बन रहा है तो आपका सेचर बनेगा, तो कई सारे सेचर जोन भी देखने को मिलते हैं। सेकेंड नंबर नंबर देखिए हम लोग, पहला हम लोग हो गया ट्रांस हिमालय। अब हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय या फिर इसी को महान हिमालय बोल रहे हैं, ग्रेटर हिमालय के बारे में। इसी को हिमाद्री भी कहा जा रहा है। इसका विशेषताएं क्या है, सबसे ऊंचा है ये सतत है, ये आपका घना हिमाच्छादित है यानी कि आपका ग्लेशियर से ये ढका हुआ है। ये आपका यहाँ की औसत ऊंचाई देखी जाए तो आपका 6000 मीटर है। इसका बनावट कैसा है, तो आपका क्रोड ग्रेनाइटिक है यानी कि मैसिव ग्रेनाइटिक इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है, और ये आपका कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से भी बना हुआ है। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे अत्यधिक हिमीय, कम ऑक्सीजन, बर्फ और ग्लेशियर की उपस्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रमुख शिखर आपका महान हिमालय में कौन कौन प्रमुख शिखर है, तो आपका माउंट एवरेस्ट है सतही तौर पे, ये दुनिया की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा जो कि तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि ये सभी देखने को मिलता है, जो कि सभी कहाँ नेपाल में स्थित है। एक आपका आता है हाइड्रोलॉजी, यहाँ से अनेक प्रमुख हिमनद निकलते हैं जो कि नदियों के सतत प्रवाह को बनाए रखते हैं। ये हो गया महान हिमालय के बारे में चर्चा। अब देख लीजिए मध्य हिमालय के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसर हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल भी बोलते हैं इसको। इसका बनावट के बारे में देखिए तो ये अत्यधिक संपीड़ित और प्रवर्तित शैलों से ये बनी हुई है, और यहाँ पे जो है वो आपका चूना पत्थर आंशिक रूप से यहाँ पे चूना पत्थर भी देखने को मिलता है, और आंशिक रूप से ये पहाड़ी प्लेटों से ये बनी हुई है। इसकी ऊंचाई है वो आपका लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो आपका 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। प्रमुख पर्वतमालाएं देखिए तो वो है आपका पीर पंजाल जो कि सबसे लंबी है। इसके अलावा धौलाधर है, महाभारत है इत्यादि है। इस तरह करके 10-11 गो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। घाटियाँ और मानव बस्तियों की बात की जाए तो यहाँ पे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा जैसी उपजाऊ यहाँ पे घाटियाँ इसी वलय में स्थित है, जहाँ कृषि बस्ती तथा ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाह्य या फिर जो उप हिमालय है जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, इसकी बनावट की बात की जाए तो नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित तलछट कंकड़ बजरी से ये निर्मित है, और ये जमीन में बहुत अधिक सरदृढ़ता है। इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। भू आकृति की बात की जाए तो ये आपका जो फुट हिल्स के रूप में यहाँ पे फुट हिल्स के रूप में ये है, और यहाँ जो भूस्खलन यानी कि लैंड स्लिप्स ये बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे कटाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे डून घाटियाँ भी देखने को मिलती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में जो लंबवत घाटियाँ बनती हैं उनको दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इत्यादि। आगे देख लीजिए, शिवालिक के दक्षिण के मैदान को हम लोग भाबर कहते हैं, और इसी को हम लोग तराई कहते हैं। भाबर क्या है वो देख लीजिए, तो इसका स्थान शिवालिक के अग्रतल पे और पश्चिम से पूर्व तक सिंधु से लेकर ये तीस्ता नदी तक ये फैला हुआ है। तो शिवालिक जो है वो शिवालिक मान लीजिए ये आपका लास्ट है, ये आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। शिवालिक के अग्रतल पे यहाँ पे आपका भाबर देखने को मिलेगा, जो कि आपका पूर्व में यहाँ पे आपका है सिंधु नदी, और ये देखिए यहाँ पे पश्चिम में सिंधु नदी, यहाँ पे सिंधु नदी, और यहाँ पे आपका तीस्ता नदी तक है। इसका बनावट देखिएगा तो ये आपका मोटे कंकड़ी बजरी से बना हुआ एक संकरे पट्टी जैसा ये मेखला है, और इसकी चौड़ाई 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक है। विशेषता देखिए तो ये नदी अपनी कंकड़ बजरी के कारण ज़मीन में जो है वो लुप्त हो जाती है, और सतह पर सूखी घाटियाँ दिखाई देती है। उसके बाद दक्षिण में इसका संक्रमण जो है वो तराई क्षेत्र से होता है, यानी कि इसका जो मिलाव है यहाँ पहले आपका भाबर मिलता है, फिर आपका जो है वो तराई क्षेत्र मिलता है। तराई क्षेत्र में क्या है, तो ये इसका स्थान कहाँ है कि भाबर के दक्षिण में लगभग 15 से 30 किलोमीटर। पहले यहाँ देख लीजिए शिवालिक के बगल में यहाँ पे एक 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक आपको एरिया में भाबर मिलेगा, और भाबर के बाद 15 से 30 किलोमीटर तक के एरिया में आपको जो है वो तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ विलुप्त हो जाती है तराई क्षेत्र में ऊपर उठ जाती है।
इसका बनावट देख लीजिए, ये आपका दलदली है, मिट्टी व जल भराव के कारण बहुत उपजाऊ होता है। अवस्थित नदियों की पुनरुज्जीवित जड़ें और दलदलों से समृद्ध होती है, यानी कि जो भी नदी वहाँ पे आपस में ये भाबर वाले क्षेत्र में विलुप्त हो गई थी, वो नदी तराई वाले रीजन में जो है वो फिर से ओरिजिनेट हो जाती है। जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, घने जंगल मिलेंगे, वन्य जीव और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है। इसके अलावा यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि हिमालय के भौगोलिक भागों का जो है वो पश्चिम से लेकर पूर्व विभाजन करते हैं नदी के आधार पे। तो नदियों के आधार पे भी जो है वो हिमालय का विभाजन किया गया, वो कैसे कैसे वो देख लीजिए। हिमालय को नदी घाटियों के आधार पे कई खंडों में या कई भागों में बांटा गया है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक में। सबसे पहले आपका कश्मीर हिमालय, ये सिंधु नदी के ऊपर का भाग को कहते हैं। पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज के बीच के भाग है। फिर आपका हिमाचल हिमालय, फिर आपका कुमाऊं हिमालय, ये आपका सतलज और काली नदी के बीच के भाग को। नेपाल हिमालय, ये आपका काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को। असम हिमालय, ये आपका तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के भाग को। और पूर्वांचल या फिर पूर्वी हिमालय, जो कि दिहांग के बाद दक्षिण की ओर जो मुड़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। ऐसे करके देख लीजिएगा। ऐसे करके कैसे कैसे देख लीजिए, यहाँ पे आपका सिंधु नदी है, यहाँ पे आपका सतलज नदी है, ये काली नदी है, ये आपका तीस्ता नदी है, ये आपका दिहांग नदी है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपका है कश्मीर हिमालय, यहाँ पे है पंजाब हिमालय, यहाँ पे हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, फिर आपका है नेपाल हिमालय, यहाँ पे असम हिमालय, और बाकी बात इधर पूरा आपका पूर्वांचल या फिर पूर्वी हिमालय आ जाएगा, इस तरह करके। तो हिमालय को भी इस तरह नदियों के आधार पर बांटा गया है, आप इसको याद रख लीजिएगा। यह वर्गीकरण स्थानीय जल निकायों तथा भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके अलावा देख लीजिए, बताया जा रहा है सबसे पहले हम लोग पूर्वांचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो हिल्स है या फिर ईस्टर्न हिल्स है, इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तथा दिहांग गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ ले लेता है। तो ऐसे जा रहे हिमालय, यहाँ से अचानक तीखा मोड़ ले लिया, और पूर्वी भारत की और ये और जो भारत की पूर्वी सीमा के साथ पूर्वांचल के रूप में ये जुड़ जाता है। तो ये भारत का एक तरह से पूर्वी सीमा बना देता है, ठीक ना। और इन्हीं पूर्वी पहाड़ियों और इनको जो है वो आपका क्या कहा जाता है, पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, जो कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियों उत्तर पूर्वी राज्यों से ये होकर गुजरती है। इसकी रूपरेखा कैसी है, तो आपका समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं और संकरी घाटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। एक जटिल छिद्र युक्त भू आकृति मिलती है। प्रमुख श्रेणियाँ हैं आपका यहाँ पे पटकाई है, नागा पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, ठीक ना, ये सभी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देख लीजिए, जैविक और सांस्कृतिक विविधता वाला ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। यह क्षेत्र उच्च जैव विविधता, आदिवासी समाजों और अलग अलग भाषाई समूहों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है जो है वो प्रसिद्ध है। ये हिमालय पर्वत के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊपर में एक आपका पामीर ग्रंथि है, और इस पामीर ग्रंथि के इधर वाले भाग में जो पर्वत श्रेणी निकला है उसको बोलते हैं हम लोग कुनलुन श्रेणी, और इधर की ओर जो गया है पर्वत श्रेणी उसको बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। यहाँ पे आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी, यहाँ पे आपका कीर्थर पर्वत श्रेणी, ऐसे करके बांटा गया है। ऊपर में आपका है ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय है, नसरांस हिमालय है, उसके बाद आपका बृहत हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय है, फिर आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय को भी शिवालिक वगैरह कहा जा रहा है, ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है ना। लघु लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जा रहा है, और शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जा रहा है, ठीक है ना। और ट्रांस हिमालय में आपका 4 भाग है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, इस तरह से वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए। तो यहाँ पे कई सारे दर्रा भी है, दर्रा हम लोग आगे देखेंगे, अभी याद नहीं करना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ पाना चाहिए। और इधर आपका देख लीजिए, ये पूर्वांचल हिमालय है, जहाँ पे आपका नागा श्रेणी, पटकाई श्रेणी, मिजो श्रेणी, गारो खासी, जयंतिया, ये सभी नदी वगैरह, ये सभी जो है वो आपका पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है वो आपका ये आपका सिंधु गौज से स्टार्ट होता है, ये आपका ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग गौज तक ये जाता है, यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है, यहाँ से अचानक तीखा मोड़ ले लेता है। अब आगे देख लीजिए, हिमालय के प्रमुख शिखर और ग्लेशियर की बात की जाए तो सबसे पहले आपको हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। ये जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, 8,848, अब 50 हो गया। ये आपका नेपाल में है, तिब्बत सीमा पे है, नेपाल और तिब्बत के सीमा पे स्थित है, बाउंड्री पे। कंचनजंगा ये आपका तीसरी उच्चतम चोटी है, और ये पूर्वी नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे स्थित है। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू जैसे कई सारे पर्वत श्रेणी प्रमुख जो है वो शिखर श्रेणी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हिमालय में कई बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं जो कि नदी जल स्रोतों का आधार बनते हैं, जैसे कि हिमानी ग्लेशियर का पिघलना, इसी से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी जैसी नदियों के प्रवाह की स्थिरता में ये योगदान देता है। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोलॉजी मतलब
नदियों और जल स्रोतों को हाइड्रोलॉजी कहा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख जो है वो नदियाँ जैसे कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदी जैसे कि सतलज, गंगा प्रणाली, घाट, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसे कि बढ़िया प्लेबैक, ये सभी हाइड्रोलॉजी है, यानी कि जहाँ से नदियाँ और जल स्रोत निकल रही है। हिमालयी नदियाँ मूलतः ग्लेशियर और मौसमी दोनों प्रकार की स्रोतों से संचालित होती है। और महान हिमालय से निकलने वाली जो अधिकतर नदियाँ जो है वो अधिकतर अस्थायी यानी कि पेरेनियल होती है, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकल रही है और ग्लेशियर का पानी कभी सूखेगा नहीं। तो ये वो जो है वो आपका कैसा है, वो आपका हमेशा निकलने वाली, मतलब कि वो अस्थायी नदी है, मतलब कि वो पेरेनियल नदी है, ठीक है ना, मौसमी नदी नहीं है, यानी कि एक मौसम में जाकर सूख नहीं जाएगा। हिमालय की नदियाँ अपक्षय यानी कि इरोजन और निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन की प्रक्रियाओं के द्वारा समृद्ध व विस्तृत जलोढ़ मैदान बनाती है, जो कि भारतीय कृषि के लिए जो है वो आधार है। तो हिमालय से जो भी नदियाँ आ रही है वो अपक्षय भी करती है और आपका निक्षेपण भी करती है, यानी इरोजन और डिपोजिशन दोनों प्रक्रिया करती है। और इसके द्वारा क्या होता है, समृद्ध व विस्तृत जलोढ़ मैदान यानी एलुवियल जो है वो प्लेन बनाती है, जो कि आपके भारतीय कृषि के लिए क्या बनता है, एक तरह से बेस बनता है। हिमालय के अनुदैर्य उत्क्रम यानी कि थ्रस्ट और भ्रंश, यानी कि जहाँ जहाँ पे हिमालय देख लीजिए ये आपका ऊंचा है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे जो आपका भ्रंश बन रहा है, इन भ्रंशों को हम लोग अनुदैर्य भ्रंश जो बन रहे हैं इनको हम लोग अलग अलग, जहाँ पे फॉल्ट बन रहा है यहाँ पे भ्रंश बन रहा है, और जो आपका अनुदैर्य उत्क्रम हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल, उसको हम लोग बोल देंगे थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट हम लोग को देखने को मिलता है 4 गो। तो हिमालय में अनेक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थ्रस्ट और फॉल्ट सीरीज पाई जाती है, जो कि संरचनात्मक रूप से हिमालय के वलयों को अलग करती है। तो हिमालय का जो वलय है, जो आपका फोल्ड है, वो उसको अलग कर रहा है। तो इसमें आपको कितना तरह का फोल्ड देखने को मिलेगा, तो आपका 5-6 तरह का मिलेगा। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है आपका MFT, इसको बोलते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट, इसको बोलते हैं दक्षिणोत्तरी सीमांत। उसके बाद मिलता है आपका MBT, तो MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये MPT और MCT के मध्य में यानी कि शिवालिक और मध्य हिमालय की सीमा रेखा पर स्थित है। और MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये आपका मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। कैसे कैसे बोला जा रहा है देख लीजिए, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका महान हिमालय है, ये आपका मध्य हिमालय है, ये आपका शिवालिक है, ठीक है। तो मध्य हिमालय और महा हिमालय, ये आपका महान हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय, इनके बीच में आपका MCT मिलेगा यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके अलावा देख लीजिएगा तो आपका एक है HHC यानी कि हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस, तो इसको हम लोग महान हिमालय का क्रिस्टलाइन हिस्सा या क्रिस्टलीय हिस्सा कहते हैं। एक आपका है साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं STDS, तो ये HSC के ऊपर में स्थित विस्थापन प्रणाली है। और एक है आपका इंडस सांगपो सेचर जोन, इसको बोलते हैं ITSZ, ये भारतीय प्लेट और तिब्बती जिसको हम लोग यूरेशियन प्लेट कह रहे हैं इसका संपर्क बिंदु है। तो 6 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक आपका ये वाला है MFT, एक आपका MBT, एक आपका है MCT और एक आपका है ITCZ, ये है। 2 को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये 2 को केवल ऐसे समझें कि इसका उपभाग है। तो ये 4 को याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कई सारे ट्रस्ट यहाँ पे मिलते हैं। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि इन उत्क्रमों और प्लेट संश्लेषण के कारण हिमालयी भूकंपीय रूप से अत्यंत सक्रिय और आपका जोखिम प्रबंध क्षेत्र है। तो ये सभी जहाँ जहाँ पे फॉल्ट मिलेंगे वहाँ वहाँ पे भूकंप आएगा आपका, बस इतना याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देख लीजिए हिमालय के प्रकार्य और भारत पर इसका प्रभाव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आपका पर्यावरणीय और जलवायु प्रभाव देख लीजिए पहला। तो बोला जा रहा है कि हिमालय जो है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, इसलिए सर्दियों में अत्यधिक ठंडी जो है वो मेल नहीं आते हैं। हिमालय मानसून वायु प्रभाव पर भी प्रभाव डालता है, जिससे क्या होता है, भारत में मानसून वर्षा की व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है। और हिमालय जो है वो हिमालय श्रृंखला वर्षा कण को रोककर पूर्वी और पश्चिमी भारत के लिए वर्षा और जलवायु पैटर्न निर्धारित करती है। हिमालय का आर्थिक और सामरिक महत्व, तो नदियों के जल स्रोत जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्रणाली की स्थिरता और ये कृषि के लिए जल उपलब्ध कराना। आगे देख लीजिए खनिज, तो बोला जा रहा है कि खनिज और जल विद्युत जैसे कि हाइड्रो पावर, औषधीय वनस्पतियाँ, पर्यटन तथा वन उत्पाद हिमालय का प्रमुख जो है वो आर्थिक योगदान देता है।
सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय सीमांकन और सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करता है, और ये सुरंगें जैसे कि अटल टनल, क्षेत्रीय रोड नेटवर्क और सैन्य ठिकाने रणनीतिक दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। मनुष्य, पर्यावरण और अंतरक्रिया समस्याएं और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं वो देखिए। प्रमुख समस्याएं हैं कि आपका भूक्षरण यानी कि सॉइल इरोजन होता है, और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स होता है। तो निर्बाध वन क्षेत्र कटने पर और भारी वर्षा मौसम में ये अधिक होता है। तो जब आपका निर्बाध अलग अलग जगहों में वन क्षेत्र हो जाएगा, उनके कटने पे और भारी जो है वर्षा मौसम में अगर अधिक चेंजिंग होगा तो आपका भूक्षरण और भूस्खलन देखने को मिलता है। वन विनाश तो बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन, यह कृषि विस्तार, लकड़ी की खपत और निर्माण हेतु वन कटाव, इससे आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा अत्यधिक विकासात्मक गतिविधियां जैसे कि अनियोजित सड़क निर्माण, वाइफ फोर्थिंग आदि पर्यावरण संतुलन, इस सभी से जो है वो आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। नदियों का असंतुलित उपयोग जैसे कि बांध, नहर और जल विद्युत परियोजनाओं की अनियोज्य योजना से नदी पारिस्थितिकी यहाँ पे प्रभावित हो रही है। जलवन शक्ति यानी कि ग्लेशियर रिट्रेट, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ ग्लेशियरों का सिकुड़ना और ये आपका जल स्रोतों में अनिश्चितता देखने को मिल रही है। छठा नंबर देख लीजिए भूकंप संकट, तो सक्रिय थ्रस्ट प्रणालियों के कारण जान माल का यहाँ पे जो है जोखिम देखने को मिलता है। हिमालय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, जहाँ जहाँ फॉल्ट है वहाँ भूकंप आएगा ही। प्रभाव देख लीजिए, तो बोला जा रहा है कि कृषि उपज में बदलाव, बाढ़ व सूखे के अनियमित व्यवहार, वन्य जीवों के आवास ह्रास और पारिस्थितिकी असंतुलन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। संरक्षण, व्यवस्थापन व नीतिगत कदम, तो बोला जा रहा है कि वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण यानी कि एफॉरेस्टेशन, इसके कारण क्या हो रहा है, कटे वनों के स्थान पे पेड़ लगाना और वनों की सुरक्षा, ये वनों की रक्षा करना, ये कदम उठाया जा सकता है। आपका जीड यानी कि जियो इंजीनियरिंग और सतत इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भावी निर्माण कार्यों में जोखिम आकलन और भूस्खलन नियंत्रण संरचनाएं, ड्रेनेज प्रणालियां, इन सभी को विकसित करना चाहिए। भूकंप रोधी निर्माण कोड यानी कि सिस्मिक बिल्डिंग कोड्स का पालन करना चाहिए। जल संसाधन प्रबंधन करना चाहिए यानी कि बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं का वैज्ञानिक और आपका पर्यावरण अनुकूलन, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण समुदायों का समावेश भी, जैसे कि लोक परंपरागत ज्ञान और सामुदायिक वन प्रबंधन करना चाहिए। वैश्विक सहयोग और जलवायु कार्रवाई करनी चाहिए। ग्लेशियर और सुरक्षा बलों और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ और भी है आपका इम्पोर्टेंट बातें जो कि ध्यान रखने योग्य है, उसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण संरचनाएं और उनका जो है आधुनिक विकास, जैसे कि अटल टनल बना था आपका, जो कि रोहतांग में बना था अटल टनल। तो बोला जा रहा है कि जो अटल टनल है, इसकी लंबाई लगभग लगभग 9.02 किलोमीटर है, और ये स्थान कहाँ है, तो ये आपका पूर्वी पंजाल में है, पीर पंजाल में है, पूर्वी पीर पंजाल में है। और यह टनल जो है वो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है पूरा वर्ष साल भर। और इसका जो निर्माण है वो आपका BRO के द्वारा यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। उद्घाटन तिथि जो है वो 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और सामरिक और आर्थिक लाभ यानी कि सर्दियों में भी संपर्क बनाए रखना, परिवहन समय घटाना और स्थानीय वाणिज्य को बढ़ावा देना, ये सभी इसका लाभ था। इसके अलावा देख लीजिए हिमालय और पूर्वांचल संस्कृति एक जैविक विविधता, तो हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे आपका सांस्कृतिक और जैविक विविधता देखने को मिलती है। तो बोला जा रहा है कि हिमालयी और पूर्वांचली पहाड़ियों में अनेक भाषाई, सांस्कृतिक और जनजातीय समूह निवास करते हैं, और इनके रीति रिवाज, कृषि पद्धतियों और पारंपरिक ज्ञान स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल होते हैं। जैव विविधता, तो बोला जा रहा है कि हिमालय के अलग अलग ऊंचाई क्षेत्रों पर विविध पारिस्थितिकी तंत्र आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आपका इंफ्रा मोन्टेन, अल्पाइन, टुंड्रा जैसे देखने को मिलते हैं। और नदियों के तटीय व पर्वतीय जंगलों में बहुत से एंडेमिक प्रजातियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। संक्षेप में देखा जाए तो हिमालय का समेकित महत्व क्या क्या है, सबसे कि ये आपका भूविज्ञान यानी कि सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स व नवीन वलित श्रृंखलाएँ यहाँ देखने को मिलती है। हाइड्रोलॉजी, तो भारत की प्रमुख नदियों की जननी है। जलवायु, तो ये आपका मानसूनी और सर्दी प्रवृत्तियों का निर्धारण करती है। आर्थिक रूप से ये आपका जल विद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज, औषधि, वनस्पति में ये योगदान देती है। सामरिक देखा जाए तो ये आपका सीमा और रक्षा संबंधी मार्ग और आपका पूर्वाधार ये है एक तरह से मार्गों का। पर्यावरणीय जोखिम यानी कि भूस्खलन, बाढ़, ग्लेशियर क्षरण और भूकंप जैसी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ कुछ है, हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई वो आपका 240 किलोमीटर। 4 समानांतर वलय देखने को मिलते हैं उत्तर से दक्षिण के ओर।
ट्रांस हिमालय, बृहद यहाँ पे महान हिमालय, लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कह रहे हैं। इसके अलावा शिवालिक है। निर्माण काल तो मुख्य जो देखिए तो आपका ट्रांस हिमालय का आपका क्रिटेशियस और टर्शियरी काल में, महान हिमालय का ओलिगोसीन में, और मध्य हिमालय का मध्य मायोसीन में, और शिवालिक का प्लायोसीन में इसका निर्माण हुआ है। प्रमुख ट्रस्ट की बात की जाए तो आपका MFT, MBT, MCT, HSC और STDS और ITSZ है। प्रमुख शिखर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे आपका प्रमुख संरचना भी देखने को मिलती है, जैसे कि अटल टनल जो कि आपका 9.02 किलोमीटर है, और ये आपका मनाली को लाहौल स्पीति से ये जोड़ता है, संपर्क जोड़ता है सालों भर के लिए। ठीक ना, तो ये वाला जो पॉइंट था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। नया टॉपिक क्या है आपका कि दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का भूरूप या फिर इसका आरंभिक समझ हम लोग को देखना चाहिए। जैसे बोला जा रहा है कि भारत के विशाल भूभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, जो कि त्रिकोणा आकार में भारत के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। और इसका जो प्रमुख भूभाग है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो बहुत पुरानी भू संरचना है, और ये आपका कठोर क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों तथा रूपांतरित शैलों से ये निर्मित है। विश्व के सबसे प्राचीन भूभागों में ये इसका जो है वो इसको चुना जाता है, इसको गिना जाता है। और इस पठार का जो निर्माण है वो आपका गोंडवाना भूभाग के टूटने और इसके अपक्षय एवं अपवाह से हुआ है। इस पठारी क्षेत्र में चौड़ी छिछली घाटियाँ मिलती है, गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती है, और अनेक अवशिष्ट पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं। इस संपूर्ण पठार को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक है आपका मध्य उच्च भूमि जिसको नॉर्थ ऑफ नर्मदा कहते हैं, और एक आपका दक्कन का पठार जिसको हम लोग साउथ ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ऊपर में आपका था, ये था पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। और ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत में इसको दो भागों में बांटा जा रहा है। एक आपका क्या है, तो ऊपर वाले भाग को बोला जा रहा है मध्य उच्च भूमि, और नीचे वाले भाग को बोला जा रहा है दक्कन का पठार। तो ये हो गया पूरा दक्कन का पठार, इसको बोला जा रहा है मध्य उच्च भूमि, ठीक है। इसको भी कई सारे भागों में बांटा जा रहा है, वो कौन कौन है वो देख लीजिए। मध्य उच्च भूमि जो है वो इसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि मध्य भारत अपलैंड, तो बोला जा रहा है कि यह वह क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, और मुख्यतः ये मालवा पठार के भागों में विस्तृत है। इसकी विशेषताएं देखिए तो यह क्षेत्र जो है वो आपका भू संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का ये महत्वपूर्ण भाग है, और दक्षिण में इसे विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है आपका सीमाबद्ध करती है, यानी कि इसके दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत जो है वो इसकी सीमा बनाते हैं, और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो आपका अत्यंत कठोर है, प्राचीन है, और अक्षय से ये परिवर्तित है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसका स्थान और विस्तार देख लीजिए। तो अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी दिल्ली के निकट लगभग ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और भूवैज्ञानिक महत्व, तो इसका जो निर्माण है वो आपका प्री कैम्बियन काल में हुआ, लगभग 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, और यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे अत्यंत जो प्राचीन पर्वतमालाओं में इसकी जो है वो गणना होती है, और इसकी चोटियाँ देखिए तो आपका गुरु शिखर जो कि 1722 किलोमीटर है, 1722 मीटर है, और ये आपका माउंट आबू राजस्थान में है। इसका स्वरूप देख लीजिए तो अरावली जो है वो एक अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है, और यह वे पर्वत होते हैं जो करोड़ों वर्षों तक अपरदन से घिसकर बहुत छोटे हो जाते हैं, और जो केवल कठोर चट्टानों का शेष भाग ही पर्वत के रूप में रह जाता है, बाकी सब घिस जाता है। इसके अलावा देख लीजिए विंध्य और सतपुड़ा पर्वत प्रणाली के बारे में, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आपका प्रायद्वीपीय का मध्य मेरुदंड के रूप में इसका जानकारी देखने को मिलता है। इसको इतना मत जानिए, ये सब हटाइए, केवल इतना याद रखिए ना कि अब हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन पर्वत के बारे में और सतपुड़ा पर्वत के बारे में। पहले पढ़ेंगे विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बारे में। ये भी क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत का दक्कन पठार के बीच में प्राकृतिक जो है वो सीमा बनाता है, और इनका जो विस्तार है वो उत्तर और दक्षिण में दिशा में लगभग समानांतर फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। बोला जा रहा है कि सतपुड़ा जो है वो दक्कन भारत का एक प्रमुख पर्वत तंत्र है, और इसका स्थान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नदी तंत्र की बात कीजिएगा तो सतपुड़ा के उत्तर में आपका नर्मदा नदी बहती है, और इसके सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा पर्वत इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। इसके अलावा देख लीजिए आपका प्रमुख सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो आपका सतपुड़ा में धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी है, और आपका सतपुड़ा की सबसे प्रमुख चोटी है धूपगढ़ है, पंचमढ़ी। भूस्वरूप, तो ये भी आपका अवशिष्ट और अपरदित पर्वत ही है।
अनेक स्थानों पर ये बेसाल्टिक ग्रेनाइटिक चट्टानों से बने हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग सह्याद्री कहते हैं, ये भारत का जल विभाजक पर्वत है और इसका जो विस्तार है वो आपका उत्तर में ताप्ती नदी का मुहाना गुजरात से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक यानी कि कैप के मोरिन तक देखने को मिलता है, उत्तर मासा अंतरिप तक। इसकी कुल लंबाई जो है वो आपका 1500 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो आपका 1200 किलोमीटर है, 1200 मीटर है। और दक्षिणी भाग जो है वो आपका उत्तरी भाग से ज़्यादा ऊंचा है। तो दक्षिणी भाग ये थोड़ा कम ऊंचा है, उत्तरी भाग ज़्यादा ऊंचा है। अन्य नाम इसका सह्याद्री है और इसका केरल में इसका एक और नाम भी मिलता है, वो है आपका क्या, तो वो है आपका सवये पर्वत। भूवैज्ञानिक स्वरूप देख लीजिए तो यह एक आपका भ्रंशोत्थ यानी कि फोल्ट ब्लॉक पर्वत है और इसकी उत्पत्ति तब हुई है जब स्थल खंड का एक भाग अरब सागर में धंसा हुआ था और दूसरा भाग जो है वो ऊपर उठा हुआ था। इसीलिए जो आपका पश्चिमी ढाल वो अत्यंत तीव्र व खड़ी है और पूर्वी ढाल जो है वो धीरे धीरे उतरती हुई सीढ़ीनुमा है। सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो आपका अनाईमुड़ी जो कि आपका 2695 मीटर है और ये केरल पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। सैलो का जो है वो आपका स्वरूप देख लीजिए तो 16 डिग्री जो है वो आपका 16 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश जो है वो आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिलती है और इसके बाद जो है वो आपका ग्रेनाइट और नीस चट्टान देखने को मिलती है। पूर्वी घाट की बात की जाए तो आपका असतत है और आपका खंडित पर्वत श्रृंखला है और पूर्वी घाट में बोला जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट के लगभग समानांतर चलते हुए जो है वो आपका पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के लगभग समानांतर चलते हैं परंतु पश्चिमी घाट के तरह ये निरंतर नहीं है, कटे छटे हैं। ये कई स्थानों पर नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी द्वारा काटे जाने के कारण ये खंडित है, मतलब ऐसे 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 ये पूरा ऐसे सतत नहीं है। विस्तार ये उत्तर में महानदी घाटी उड़ीसा से लेकर दक्षिण में ये नीलगिरी पर्वतमाला तक ये देखने को मिलती है। प्रमुख उप पहाड़ियाँ या फिर श्रेणियाँ कौन कौन है तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा है। जवादी पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है। सेवरॉय पहाड़ियाँ ये आपका एयरकोड हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में है। रामगिरी पहाड़ियाँ ये तेलंगाना में है। गडजात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा जो कि खोंड जनजाति निवास करती है यहीं पे है। नीलगिरी पर्वतमाला ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का संगम है और नीलगिरी पर्वत जो है वो आपका तमिलनाडु में है और ये केरल और कर्नाटक के त्रिकोणीय संगम पर स्थित है। इन्हें जो है वो हम लोग नीली पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो आपका डोडा बेट्टा है जो कि 2637 मीटर है। विशेष क्या क्या है तो यह वही क्षेत्र है जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपका नीलगिरी में पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट आपस में मिलता है और दक्षिण भारत की प्रवेश पर जो प्रसिद्ध जो है टोडा जनजाति वो यहीं पे निवास करती है, नीलगिरी पर्वतमाला में ही। फिर देख लीजिए आपका अन्नामलाई और कार्डमम जो कि इलायची पहाड़ियाँ हैं। तो अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका अनाईमुडी इसी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि अन्नामलाई पहाड़ी में ही अनाईमुडी चोटी स्थित है जो कि अनाईमुडी जो है वो आपका अन्नामलाई पहाड़ी में है और जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। कार्डमम जिसको हम लोग इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं ये आपका केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और यहाँ पे इलायची की अत्यधिक खेती होती है, इसी कारण यहाँ पे इसको हम लोग कार्डमम हिल्स कहते हैं। अन्य पहाड़ियाँ जो है महत्वपूर्ण जो है दक्कन क्षेत्र में और आपका मध्य भारत में है, जैसे कि ये महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में है और ये आपका सतपुरा का भाग है। कैमूर पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से बिहार तक है और बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है। अजंता पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में है। मैकुल पर्वत की बात की जाए तो ये आपका सतपुड़ा का पूर्वी भाग है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। गडजात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में है और रामगिरी पहाड़ियाँ जो है वो आपका तेलंगाना में है। तो इतनी सारी जो है वो पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। तो ये जो आपका टॉपिक था ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग जो है वो आगे देखेंगे कल की क्लास में पॉलिटी के बारे में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर ले क्या क्या देखे हैं। सो एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो आज की क्लास में हम लोग भारत का भूगोल देख रहे थे जिसमें हम लोग सबसे पहले तो भौतिक विभाजन जो था इस भौतिक विभाजन को समझे। उसके बाद भारत का प्राकृतिक जो है प्रदेश देखे 6 में हम लोग जो है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी का हिमालयी प्रदेश के बारे में पढ़े। उसके बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोग देखे। उसके बाद दक्षिण और मध्य भारत का जो भी पर्वत है वो हम लोग देखे, साथ ही साथ इस पर्वत श्रेणियाँ और जो भी पहाड़ियाँ बच गई थी दक्षिण और मध्य भारत में उसको भी हम लोग देख लिए इसी में, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद का जो टेस्ट होगा उसमें हम लोग
और देखेंगे, जैसे कि आपका थार मरुस्थल, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल से हम लोग उसको देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपका ज्योग्राफी का डिस्कशन हुआ। थोड़ा सा इसमें हम लोग फास्ट चले हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अपने अनुसार, ठीक है ना। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, और कुछ कुछ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे हम थोड़ा जल्दी भागे हैं। कल के जो आपका पार्ट नंबर, इसका टेस्ट नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन वाले इसको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नागरिकता वाले सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में चले जाएंगे, फिर आपका विज्ञान में चले जाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में, फिर झारखंड वाले सेक्शन में, फिर आपका विविध वाले सेक्शन में भी हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये जो आपका 2 पार्ट में हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़े हैं, इसके बाद 3 पार्ट शायद में भी और लगेगा आपका, तो ये 4 पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, ये 5 पार्ट में जाएगा, 5 क्लास में ये टेस्ट कवर हो पाएगा, ठीक है ना। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिए लगातार। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।